हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हम फाइनली रैंडम वेरिएबल तक पहुंच गए। रैंडम वेरिएबल को बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आप पीवाईक्यू जब देखते होंगे पिछले जितने भी साल में मैथ्स के पेपर हुए किसी भी ब्रांच में, तो आपको रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन बहुत दिखते होंगे। रैंडम वेरिएबल बोलने से कभी कभी एक जो दूसरा स्टूडेंट्स होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस का हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल वाला हो गया, केमिकल वाला हो गया, चाहे वो एक्सी वाला स्टूडेंट हो गया, वो थोड़ा डरता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग थोड़े कंफर्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन में रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं, तो उनके लाइफ में रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। इलेक्ट्रिकल और आईएन की भी वही स्टोरी है कि उनको भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो सिर्फ अगर मैं मानूँ कि एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो होता होगा, वो थोड़ा बेटर सोचता होगा या बेटर फील करता होगा इस टॉपिक में, क्योंकि उसके लिए सुना-सुना टॉपिक लगता है। और किसी का कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, रैंडम वेरिएबल बड़ा अच्छा है, तो उसके पास तो एक अपर एज है। बट अभी हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में रैंडम वेरिएबल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 90% क्वेश्चन ईजी होते हैं। 90% क्वेश्चन ईजी होते हैं। बट बात है कि वो क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल के हैं और बाकी ब्रांचेस के लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो रैंडम वेरिएबल भी लोगों को टफ लग जाता है, जबकि टफ है नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। 90% क्वेश्चन ईजी होते हैं, 7-8% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 1-2% केसेस में क्वेश्चन टफ होते हैं। ये आज तक की स्टोरी का पार्ट है। अब आने वाले समय में चीजें टफ हो जाए और टफ हो जाए तो एक अलग बात है, बट मैं तो पूरा ही कवर करूंगा। तो जो लोग भी रैंडम वेरिएबल को लेके थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि रैंडम वेरिएबल में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मेरे को फॉलो कीजिएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8, ये लेक्चर नंबर 8 यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम प्रोबेबिलिटी में, और मैं रैंडम वेरिएबल तक पहुंच गया हूं। हम इन जनरली प्रोबेबिलिटी पढ़े तो हमको पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। ये तो हमको पहले से पता है, मतलब जिस दिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे उसी दिन पता था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। आपके पास पता है हमको, जिसका आउटपुट आप बोल नहीं सकते कि क्या है। जैसे मैं फेयर कॉइन का अगर टॉस कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप ये श्योर नहीं हो सकते अगर वो फेयर कॉइन है तो। अब अगर वो अनफेयर कॉइन है, या फिर वो शोले मूवी जो थी उसमें जो कॉइन के दोनों साइड में एक ही था, मैं सब बताया हूँ आपके पास पहली क्लास में। प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपको आइडिया तो होगा ही। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जिसमें आप आउटकम जो होंगे आपके पास लिखा हुआ, आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन, रोलिंग ए फेयर डाइस, डाइस को अगर रोल कर रहा हूँ तो भी कुछ भी आ सकता है। कैसे मैं बता दूं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो पता है आपको। तो ठीक है, तो सर फिर से सर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, मतलब जब हम रैंडम वेरिएबल ही पढ़ने वाले तो क्यों ना रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं? रैंडम वेरिएबल जो होते हैं एक फंक्शन है जो असाइन करता है न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही आपको पता है तो हमारा काम हो जाता है कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। अच्छा, एक फंक्शन जो असाइन कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, असाइन टू न्यूमेरिकल वैल्यू टू असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट के ईच आउटकम को हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन के समान बिहेव कर रहा है, एक फंक्शन है जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स होंगे उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने वाला है। ओके, तो इसी को 2-3-4 बार रीड करना चाहिए, मतलब इसी को रीड करो। अगर आपको रैंडम वेरिएबल समझना है तो इसी को रीड करो 2-4-5 बार, इसी को रीड करते जाओ, इसी को 2 लाइन को रीड करते जाओ। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन। जब तक हम इसका देखेंगे नहीं, एप्लीकेशन नहीं देखेंगे, तब तक तो मजेदार होगा नहीं। मजा तो तब है जब हम किसी को रैंडम वेरिएबल पढ़ा सके। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं उससे हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। कभी कभी फंक्शन की जगह हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि इस फंक्शन में रियल वैल्यूज होगी, जिसका डोमेन तो सैंपल स्पेस होगा। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस, और रेंज जो होगा वो रियल नंबर लाइन पे होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन की जगह और बेटर वर्ड है रियल वैल्यूड फंक्शन। जो भी आउटकम्स होगा उसको हम रियल वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, ये बोलने के लिए हो गया कि आपके पास, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले से हम सुने हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपके पास, हमको पता है सैंपल स्पेस में पूरा का पूरा आपके पास जितने भी आउटकम्स होते हैं सब हम रख लेते हैं। पूरा कलेक्शन ऑफ आउटकम जो होता है वही सैंपल स्पेस होता है। अगर मैं हर आउटकम्स को अगर मैं बोलूं रियल वैल्यू असाइन कर दूं, तो फिर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन के समान बिहेव करेगा। चलो बेसिक सी बात है, स्टार्ट किया अपन। सपोज करो
कि आपके पास अगर मैं बोलूं कि एक सैंपल स्पेस है आपके पास, और ये मान लीजिए आपके पास कि ये सैंपल पॉइंट्स है x1 x2 x3 x4 सैंपल पॉइंट, जो इवेंट्स होते हैं आपके पास, इवेंट मतलब आउटकम्स बोल देता हूं, तो आप आउटकम्स भी बोल देते हो। आउटकम्स जो होते हैं सैंपल स्पेस में वो सब सैंपल पॉइंट्स होते हैं, जैसे x1 से x4 आपके पास सैंपल पॉइंट्स लिखे। अगर मैं सबको आपके पास इन जितने भी आपके पास मैपिंग कर दूं, मैं जितने भी ये सैंपल पॉइंट्स है कहाँ पे, सैंपलिंग सैंपल स्पेस में, अगर मैं इसको एक रियल नंबर लाइन में अगर मैं इसको मैप कर दूं, तो मैपिंग हो रही है आपके पास, इस नंबर को हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, इस नंबर को रख दे रहे हैं, तो ये मैपिंग हो रही है आपके पास। कहाँ से मैपिंग हो रही है? मैपिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर लाइन, ये मैपिंग। तो सपोज करो कि जो x1 है इसको आपके पास मैप्ड कर दे रहे हैं, इस x2 को मैप्ड कर दे रहे हैं, इस x3 को मैप्ड कर दे रहे हैं, तो सब मैपिंग हो रही है आपके पास। जो भी सैंपल पॉइंट थे सैंपल स्पेस में, उसकी मैपिंग हो रही है रियल नंबर में। ठीक है भैया, इसलिए मैपिंग लिखा। अच्छा, लिखने का स्टाइल देखो आपके पास कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, में बोला भी था कि यहाँ पे बहुत बार ये इशू हो जाता है कैपिटल एक्स वर्सेस स्मॉल एक्स, और जब तक किसी को जबरदस्त नहीं आता है उसको तो समझ ही नहीं आता कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। कभी वो कैपिटल एक्स बोल देता है, कभी वो स्मॉल एक्स बोल देता है। अच्छी बात है, किस्मत वाली बात ये है कि कुछ भी बोलने से, कहीं भी बोलने से, ज्यादा क्लियर नहीं होने से भी आंसर आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं कि ये निकालेंगे वो निकालेंगे। अच्छा, कई बार कोई टॉपिक आप ऐसे पढ़ते हो जिसके बारे में अच्छा आइडिया तो नहीं होता, मतलब आप किसी को पढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन सर क्वेश्चन का आंसर तो दे देंगे। सर अभी हम कहाँ बताए कैपिटल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स क्या होता है? पता है, ये जो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स लिखा हूं, स्मॉल एक्स दिख रहा है आपके पास, ये सब आपके पास सैंपल पॉइंट्स है, मतलब आउटकम से एक सैंपल स्पेस में रखे जो आउटकम से, ये कैपिटल एक्स और एक्स, ये आपके पास एक फंक्शन दिख रहा है आपके पास। तो मैं बोल रहा हूँ ये इसको रैंडम वेरिएबल बोल रहे, ये एक आपके पास जो है ये फंक्शन है। और अगर मेरे को फंक्शन अगर बोलना है तो रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर मैं बोलूँ कि ये जो फंक्शन है, अच्छा आराम से बताऊंगा, किसी को लगना नहीं चाहिए सर अभी क्या हो रहा है, ऐसा कोई टॉपिक आज तक मैं अपनी लाइफ में पढ़ाया नहीं जो कि किसी को समझ ही ना आए। रियल वैल्यूड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें रियल वैल्यूड होगी। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास जो सैंपल स्पेस में जो भी ये दिख रहे हैं सब क्या है सर, ये सब यार आउटकम्स है। मान लो 4 आउटकम से 3 ले लेता, ये सबको मैं एक रियल नंबर लाइन में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ देखो आपके पास ये हो गया एक रैंडम वेरिएबल। और भी बेटर वे में बताऊंगा, अभी तो ऐसे ही बताया, रफ रफ टाइप से बताया। जब हम इसको बेटर वे में जब एक्सप्लेन करेंगे तब और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। अभी सैंपल पॉइंट्स पे आता हूं, तो मैं भी आ जाता हूं इस बात पे। सपोज करो क्या क्या टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन कर रहे हो आप, ठीक है, मान लेते हैं टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन कर रहे, वापस जाऊंगा मैं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन या 1 कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। अब सोचो टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स है, तो सैंपल स्पेस तो 2 की पावर n होता है, n की जगह 2 है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है। सैंपल स्पेस मेरे को पता है कि सर 4 है, 4 में क्या क्या होता है, 2 हेड है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये यही आपके पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स है। जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन या फ्लिप कर रहे हो, तो यही आपके पास है। मैं बोल रहा हूं ये जो है आपके पास ये क्या है सर, ये क्या है, हाँ ये क्या है सर, ये जो है ये 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 सर, ये तो सैंपल स्पेस हो गया जो आपको दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन। सर ये जो दिख रहे हैं सब सैंपलिंग पॉइंट, ये सब सैंपलिंग पॉइंट है, दिख रहे हैं आपके पास सैंपलिंग पॉइंट, और इसको आउटकम्स भी बोलते हैं सर, सैंपलिंग पॉइंट्स, ये आप आउटकम्स भी बोलते हो। अब भाई कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके पास आउटकम्स तो हेड और टेल के फॉर्म में होंगे, नंबर तो बनेंगे नहीं। एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा टेल आएगा, इसमें नंबर की बात कहां से आ गई? अरे कॉइन में तो हेड और टेल ही होता है, डाइस में तो चलो नंबर भी होते हैं कि सर डाइस को रोल किया तो या तो 1 आएगा 2 आएगा, चलो वहां तो नंबर है, ऑलरेडी नंबर है आपके पास। लेकिन अगर सबसे अच्छा एग्जांपल स्टार्ट करने के लिए रैंडम वेरिएबल 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं आपके पास, तो भाई हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड आ गया, यही है आपके पास। तो मैं बोल रहा हूं ये आपके पास 4 वैल्यू दे दी आपके पास। ये पता है ये क्या है सर? ये तो सैंपलिंग सर पॉइंट्स है सर, इसको आउटकम्स बोलते हैं। यस सर, ये सैंपलिंग स्पेस के अंदर में 4 आउटकम्स रखे हैं क्योंकि 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। यस सर, ये आपके पास हो गया पहला सैंपलिंग पॉइंट, ये हो गया दूसरा सैंपलिंग पॉइंट, ये हो गया तीसरा सैंपलिंग पॉइंट, ये हो गया चौथा सैंपलिंग पॉइंट। 4 सैंपलिंग पॉइंट है बिकॉज 4 आउटकम्स है क्योंकि 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है भैया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये तो सर सिंबॉलिक समान लग रहे हैं, हेड हेड मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में ना, एच एच 2, टेल टी टी, एच टी टी एच। यस, लेकिन रैंडम वेरिएबल तो एक आपके पास रियल नंबर लाइन पे हम जाते हैं, और रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं रैंडम वेरिएबल में क्या डिफाइन कर रहा हूं, सपोज करो रैंडम वेरिएबल में बोल रहा हूं, रैंडम वेरिएबल
एक वेरिएबल अगर मैं डिफाइन कर दूं कि मैं बोल दे रहा हूं कि आपके पास हेड अपीयर्स हो रहा है, आपके पास नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, तो नंबर ऑफ हेड्स बोल दे, चलो यही रहा है नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं करके। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को तो इसको भाई मैप करना था, अब इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने, नंबर ऑफ हेड्स रैंडम वेरिएबल को मैं ये लिए कुछ भी ले सकता हूं, नंबर ऑफ टेल्स बोल सकता हूं, नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा हूं। अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा हूं तो जो टेल है इसमें कितने हेड से बोले जीरो सर, देखो जीरो लिखा। टेल हेड में कितने हेड है सर, वन, इसमें कितना है वन, तो दोनों वन पे आ गए क्योंकि दोनों में हेड एक ही है, इसमें हेड कितने हैं दो, तो आपको दिख रहा होगा कि जीरो, ये टेल हेड, ये हेड टेल और ये हेड ऐसा आपके पास दिख रहा होगा। अब है कहते हैं आराम से देखना है सर, मैं तो ये बोल रहा हूं कि सर हमको तो सर नंबर मिल गया सर, तो पता आपके पास एक्स ये लिखा मैं स्मॉल एक्स और ब्रैकेट में लिखना चालू किया कि भैया ये जीरो था जो टेल था, उसके बाद टेल हेड में वन है, फिर ये हेड टेल में वन है और ये टू है, ये ऐसा लिखा मैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है सर, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे न्यूमेरिकल वैल्यू यार, न्यूमेरिकल वैल्यू। जीरो का क्या मतलब है, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू वन, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू वन, टेल हेड में भी एक हेड है, हेड टेल में भी एक हेड है, और टू मतलब नंबर ऑफ हेड्स टू, ये लिखिए सर। कैपिटल एक्स और ब्रैकेट में स्मॉल एक्स लिखे, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स जो होता है रैंडम वेरिएबल होता है, इसमें जो स्मॉल एक्स होते हैं सैंपलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये सैंपलिंग पॉइंट जो है ये नंबर से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ ये जो थे, ये जो हेड था वो आपके पास ये टेल था, लेकिन मैं तो हेड को रैंडम वेरिएबल बोल रहा हूं, तो जो टेल था इसके लिए ये एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, ये एक्स की वैल्यू वन हो गई, क्यों, क्योंकि टेल हेड में आपके पास, ये टेल हेड लिख देता हूं, टेल हेड में हेड वन है, इसमें फिर से वन क्यों हो गया, क्योंकि हेड टेल में भी वन एक है, हेड टेल में वन, फिर आपके पास एक्स की वैल्यू टू आ गई। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर सैंपलिंग पॉइंट में जो आउटकम्स थे वो तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में थे, देखिए लेटर है, तो जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ रियल नंबर लाइन में, तो मैं इसके अंदर वो वैल्यू लिख रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल में को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि चलो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स है, कितने हेड है बोले जीरो, कितने हेड है वन, कितने हेड है वन, कितने हेड है टू, तो जीरो वन वन टू आपके पास, तो इसके अंदर जो नंबर्स है हमेशा रियल वैल्यूज होंगे। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसा फंक्शन, ये दिख रहा है आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसके अंदर नंबर सी वैल्यूज होंगे, रियल वैल्यूज होंगे आपके पास ये। अच्छा आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर मैं स्मॉल एक्स नहीं लिखूं और सिर्फ कैपिटल एक्स लिख दूं और जीरो वन वन टू लिख दूं, ये एक ही बात है। कुछ लोग स्मॉल एक्स लिख के रखते हैं, स्मॉल एक्स इज ऑलवेज गुड कि स्मॉल एक्स आपके पास और ये पॉइंट्स आपके पास आ गए, सैंपलिंग पॉइंट जो थे वो रियल वैल्यूज में कन्वर्ट हो गए। आप सिर्फ कैपिटल एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल एक्स लिखा है या कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स लिखा है, बोथ आर सेम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं एक पेज आपके लिए कलेक्ट कर दूं और मैं बोल दूं कि कैपिटल एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, बोथ आर सेम, यस सर, द रैंडम वेरिएबल फंक्शन, रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसा बोलना अच्छा है, सिर्फ फंक्शन बोलने में मजा नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके हाँ, अभी स्टार्ट अभी किया अपन आराम से। मैं बोल रहा हूँ देखो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, अभी आप बोल रहे थे कि सर जब आप ऐसा बोल ही रहे हो कि कैपिटल एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स या सिर्फ कैपिटल एक्स, फिर वैल्यू लिखे सर जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल बोल रहे थे, वन वन, दो बार वन क्यों है, क्योंकि हेड आपके पास एक हेड टेल में भी हेड था और टेल हेड में भी। क्या मैं सर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि देखो आपके पास दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि जीरो हेड है, वन हेड और टू हेड है, ये इसका मतलब वन को दो बार नहीं लिखने की जरूरत है। अगर मैं ऐसा लिख दिया आपके पास, ऐसा लिख दिया, बोथ आर करेक्ट। नॉर्मली लोग ऐसा लिखना पसंद करते हैं क्योंकि एक ही बार एक ही नंबर को रिपीट नहीं करते, ये ऐसा लिखना चालू करते, ये यही से ये बना। इसमें आपको दिख रहा है कि एक हेड है, एक हेड है और एक हेड दो बार है, एक हेड मतलब हेड टेल में भी टेल हेड में भी, लेकिन जब हम नंबर की बात करते तो रिपीट नहीं करते, बस जीरो वन टू लिख दिए। जीरो वन टू का क्या मतलब है, जीरो वन टू का मतलब है जब मैं बोलता हूं कि, अब ध्यान से देखना, जीरो वन टू का मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूं क्या ये, जब मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जब मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी आपके पास x इक्वल टू एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू बोलता हूं कि आपके पास जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हेड इक्वल टू जीरो। अगर अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल बोल रहा हूँ,
नंबर ऑफ हेड्स को 0, तो इसकी तो एक ही प्रोबेबिलिटी, एक ही आपके पास वैल्यूज थी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0 1 1 2 में टोटल 4 कॉम्बिनेशन है, जिसमें से ये 0 आपके पास एक ही बार आ रहा आउट ऑफ 4, तो 1/4 होगा। या फिर आपको पता है कि सैंपलिंग स्पेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी मेरे को पता है कि टोटल आपके पास जो आउटकम्स है 4 है, उसमें से एक ही आउटकम्स की पॉसिबिलिटी जो है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इज 1/4। 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आएगा, तभी आपके पास होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। दिस इज द स्टाइल, देखो ध्यान से। अच्छा, हम यही पढ़ चुके हैं जब हम पहली बार स्टार्ट किए थे, मतलब जब मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था तो हम यही लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी हेड इक्वल टू 0 कितना है, बोले 1/4, 2 कॉइंस को टॉस कर रहे, तो ये हम पहले भी लिखते थे। आज इसकी जगह ये भी लिख रहे हैं। तो मैं कभी-कभी बोलता था आपके पास कि यार, जब मैं बायनोमियल और वो सब पढ़ाता था तो बोलता था कि यार ये लिख लो ना यार, चलता है, आर लिख लो करके, याद है आपको? बट ठीक है, आज तो हम रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, बोथ आर सेम। हेड 0 या x इक्वल टू 0, क्योंकि x ही आपका नंबर ऑफ हेड्स है। इसका मतलब x क्या है? x है रैंडम वेरिएबल है आपके पास, और नंबर ऑफ हेड्स है। इसके लिए कोई भी परेशान ना हो। किसके लिए? कि सर कुछ लोग तो बोलते हैं ऐसा लिखो सर, x लिखो नंबर ऑफ हेड्स। अरे सब सही है यार, जब आपको आता है ना तो सब सही है, जब नहीं आता तो सब गलत है। मैं तो ये मानता हूं, जब आपको आता है तो सब सही है, नहीं आता है तो सब गलत है। लिखने के स्टाइल में लोग ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0। ये देखो एक ही बात है। जब मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? सर एक हेड, यही हम बोलते थे जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब 1 हेड आपके पास दो बार आता है, हेड टेल में आता है और एक टेल हेड में आता है। हम देखे देते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस है और ये बहुत ही सिंपल है, तो पहली क्लास का था प्रोबेबिलिटी का, हेड टेल तो दो बार आता है आपके पास, तो 2/4। इसका मतलब है कि हेड इक्वल टू जो 1 है आपके पास, दैट मीन नंबर 1 वो दो बार है आपके पास, हेड टेल में भी टेल हेड में भी, तो 2/4 हो गया आउट ऑफ 4। जब मैं बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी हेड इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू रैंडम वेरिएबल है, और एक ही बार आ सकता है आपके पास जब दोनों हेड आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/4। देखो जरा ध्यान से, अब ऐसा करके समझना है, ऐसे करके समझना है आपको, देखो जरा ध्यान से। तो आपको क्या पुरानी बातें मैं बार बार करूंगा, आपको क्लियर है कि पहले भी आप रैंडम वेरिएबल पढ़े हो, लेकिन पहले मतलब जब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे, बट हम ये नहीं लिखते थे, जब हम इतना लिख देते थे इसके पहले का नहीं लिखते थे, हम कभी नहीं बोलते थे कि नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू रैंडम वेरिएबल, क्योंकि मैं रैंडम वेरिएबल फंक्शन पहली क्लास में क्यों बात करूं। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हेड्स की बात करते थे, हम नंबर्स की बात करते थे, तो जो नंबर्स की बात होती थी वो नंबर्स क्या है, रैंडम वेरिएबल ही तो है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ x लिख दिया और x को नंबर ऑफ हेड्स बोल दिया, फिर आप x ही लिखते जाओ, ये देखो इसमें अपना काम हो जाता है। दिख रहा है आपके पास, ऐसा करके स्टार्ट करते हैं हम लोग दिस वन। इसका मतलब है कि सर रैंडम वेरिएबल क्या है, कैपिटल एक्स और ये x ब्रैकेट स्मॉल एक्स आपको समझ आ गया कि जो आउटकम्स थे उसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किए हम लोग, तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स लिखना चालू कर दिए। इसलिए कभी कभी कोई इस बात को अगर ऐसा लिख दे, किस बात को ऐसा लिख दे, किस बात को ऐसा लिख दे कि सर ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 बोल रहे थे, यस। अब क्या है सर, आप बोल रहे थे कि सर जब मेरे पास सैंपल स्पेस था, क्या था सैंपल स्पेस यार, दो हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है, ये था। जब मैं इसको रैंडम वेरिएबल से लिखा, कैपिटल एक्स से लिखा, तो ये आपके पास दो हेड है, 2, ये 1, ये 1, एक हेड और ये 0। जब इसको फिर से लिखा, ये द गुड स्टाइल 0 1 एंड 2, तो ये रैंडम वेरिएबल में तीन वैल्यू है, 0 1 2, विद 0 1 2। अभी मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, ये तो आपके पास 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/4 आप लिख देते हो। कुछ लोग इसको कभी कभी इसी को कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्स लिख रहे हो, ये स्मॉल एक्स लिख रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्मॉल एक्स जो होता है वही सैंपलिंग पॉइंट्स जो कि आउटकम्स थे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वही नंबर बने। इसलिए स्मॉल एक्स लिखने से या कैपिटल एक्स लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई साहब, और आंसर इज 1/4। इसलिए कई बार लगता है सर कुछ लोग तो बुक में कैपिटल एक्स लिख देते हैं, कुछ लोग तो बुक में स्मॉल एक्स लिख देते हैं, कुछ तो सर गेट के पेपर में कभी कैपिटल एक्स लिखा रहता है, कभी गेट के पेपर में स्मॉल एक्स लिखा रहता है। आईआईटी बॉम्बे से एक बार क्वेश्चन आया तो सर स्मॉल एक्स लिखा था सर, आईआईटी गुवाहाटी से पेपर आया तो सर कैपिटल एक्स लिखा था सर। वो एक्स टीचर सर कैपिटल एक्स लिखना पसंद करता है सर, वो दूसरा जो टीचर है सर वो स्मॉल एक्स लिखना पसंद करता है। मैं बोलता हूं आपको इतना बेहतर जाना चाहिए कि ऑल आर सेम, क्योंकि स्मॉल एक्स जो है वो वही नंबर है जो रैंडम वेरिएबल के अंदर रखे हुए हैं, इसलिए कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स लिखने से कुछ इशू नहीं होता। ओके, हाँ, ये बेसिक है, द फंडामेंटल। फंडामेंटल तो कभी कभी हम इन्हीं चीजों से परेशान हो जाते हैं
तो आज का हमारा क्लास जब मैं स्टार्ट किया तो मैं यही बताना चाह रहा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हम पहले भी करते थे, बस रैंडम वेरिएबल वर्ड यूज नहीं करते थे। ठीक है, तो हम मैपिंग करते हैं, आपके पास हम मैपिंग करते हैं, क्या करते हैं हम, मैपिंग करते हैं। ठीक है, अब देखते जाइएगा ध्यान से। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि ये तो मैं बता ही रहा था आपको, रियल वैल्यू फंक्शन भी बता दिया। अब देखो आपके पास जो सैम्पलिंग पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो सैम्पलिंग पॉइंट क्या होता है? सैम्पलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक वैल्यू और आउटकम से दैट ए रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ऑन, इट डिनोटेड बाय स्मॉल x और इज एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस, ये स्मॉल x, ये स्मॉल x इज डिनोटेड बाय स्मॉल x और एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, ये सैंपल पॉइंट यही होते हैं, तो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। दो टाइप के सैंपल पॉइंट होते हैं, एक डिस्क्रीट सैंपल पॉइंट्स होता है और एक कंटीन्यूअस सैंपल पॉइंट्स होता है। आज तक शुरू की स्टार्टिंग की जितनी भी क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, सब डिस्क्रीट सैंपल पॉइंट थे कि दीज आर द सैंपल पॉइंट दैट कैन टेक एन ओनली ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू। काउंटेबल नंबर होते थे, काउंटेबल। जब डिस्क्रीट सैंपल पॉइंट होते तो नंबर काउंटेबल होंगे। जो सैंपल स्पेस होगा उसका साइज जो होगा वो आपके स्मॉल होगा और नंबर जो होंगे काउंटेबल होंगे। तो ये आपके पास जो भी नंबर होंगे वो काउंटेबल होंगे। यस सर। एग्जांपल इंक्लूड द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन फ्लिपिंग ए कॉइन और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब काउंटेबल नंबर है। इसको डिस्क्रीट सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं। यस। कंटीन्यूअस सैंपल पॉइंट क्या होते हैं सर? दीज आर द सैंपल पॉइंट दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन ए गिवन इंटरवल और रेंज। क्योंकि जब मैं कंटीन्यूअस सैंपल पॉइंट की बात करूंगा तो फिर तो आपके पास किसी पर्टिकुलर रेंज में आपके पास कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो कंटीन्यूअस में तो वैसे भी काउंट कैसे कर पाओगे आप? तो दीज आर द सैंपल पॉइंट दैट कैन टेक on any value within a given interval or range. Example include the height of a person or the temperature of the room. एक रूम का जो टेम्परेचर है पर्टिकुलर में रेंज की बात कर सकता हूँ। तो कंटीन्यूअस सैंपल पॉइंट में आपके पास जो होता है एनी वैल्यू, एक पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल लिखा है कि टॉसिंग कर रहे हैं आपके पास कॉइन का 2 टाइम्स इन सक्सेशन, ये आपके पास आ रहा है और एक्स रैंडम वेरिएबल है, दे डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स है तो देखो आपके पास ये जो टेल था तो देखो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, टेल हेड में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, टेल में कितनी आ गई 1 और हेड में कितनी आ गई 2, जो मैं बता रहा था अभी आपको। ठीक है, अगर सपोज करो एक और एग्जांपल लिया कि y एक रैंडम वेरिएबल है, एक रैंडम वेरिएबल y ले लिया, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स फॉर ईच आउटकम ऑफ द अबव सैंपल स्पेस। मतलब ये बोल रहा है कि जब मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स है। मतलब मैं रैंडम वेरिएबल कैसे भी डिफाइन कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने का होगा या नंबर ऑफ टेल्स काउंट करने का होगा, नहीं। रैंडम वेरिएबल कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रैंडम मतलब रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स फॉर ईच आउटकम्स। जैसे मेरे पास दो हेड आ गए तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, इसमें टेल्स तो हेड 2 है तो 2 माइनस 0, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ गई। इसमें कितना आ गया सर, एक हेड एक टेल तो 1 माइनस 1 0। इसमें कितना आ गया सर, टेल हेड है तो 1 माइनस 1 0। इसमें कितना आ गया, टेल टेल तो 0 माइनस 2। देखो एक्स एंड वाई आर द टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब है वाई की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे वाई की वैल्यू अगर आप ध्यान देखोगे कि क्या क्या आपके पास वैल्यू है, तो -2 है, 0 है, 2 है, इधर -2 है, 0 है, 2 है, ये एक्स एंड वाई आर द टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस सेम था बट दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है एक सैंपल स्पेस के साथ नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। यस, ऐसा नहीं कि एक सैंपल स्पेस होगा तो एक ही रैंडम वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने का एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक रैंडम वेरिएबल वाई है जो कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहा है। और भी कुछ बातें कर सकता हूं मैं। इसका मतलब एक सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा आपके पास क्या हो सकते हैं, रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। मोर देन वन इवेंट कैन मैप टू द सेम वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, सही है। मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इन द सेम सैंपल स्पेस, बिल्कुल सही है। और ये सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए जा सकते हैं सेम सैंपल स्पेस में, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंडम वेरिएबल प्रोवाइड ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसर्टेन और रैंडम आउटकम्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मैं बोलूं कि भी रैंडम वेरिएबल पढ़ क्यों रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना, अनसर्टेन और जो रैंडम आउटकम्स होते हैं उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना नंबर के फॉर्म में, रियल वैल्यू लाइन के फॉर्म में। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और आपको पता है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की जैसी बात होती तो फिर तो पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें चालू हो जाती। ये तो पूरी दुनिया में आपको पता है कि जहाँ पे भी कोडिंग इन्वॉल्व रहती है, अगर आप बात करोगे
एमएल की बात करोगे, एआई की बात करोगे, हर जगह कोडिंग इन्वॉल्व है और हर जगह मैथ इन्वॉल्व। तो ये जो टॉपिक आपके पास होता है रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये हर जगह यूज़ होगा। जितना भी दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा होगा, वहाँ पे भी मैथ्स बहुत इन्वॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप बीटेक या एमटेक में आप एआई, एमएल ये सब कोडिंग से रिलेटेड जब बात करोगे, तो ये सब आपको मैथमेटिकल इतना डिटेल में डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल तो यूज़ होगा ही। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप लाइफ में एक बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ रही। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल 2 होते हैं यार। एक आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, जिसमें कि x जो है वो काउंटेबल नंबर है, जैसे 1 0 2 3। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में मैं 0 1 2 3 लिखना है, 1 0 2 3 0 1 2 3 2 3 0 1 कुछ भी लिख दूं। यस सर, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब काउंटेबल है। ये एग्जांपल लिखा मैं कि भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो x होगा वो काउंटेबल नंबर होगा, बट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में x जो होगा अनकाउंटेबल नंबर होगा। मतलब मैं बोल दिया कि x बिलोंग्स टू 2,6, x बिलोंग्स टू 2,6 से क्लोज इंटरवल लिखा, तो 2 से 6 के बीच का कितने भी नंबर हो सकते हैं। इवन क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल x बिलोंग्स टू 2,6 लिख सकता हूँ सर। क्यों सर? अभी तो बताया सर, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्मॉल एक्स होता है क्या है सर? जो सैंपल स्पेस होते हैं उसमें जो सर आउटकम्स होते हैं, उसको जो रियल नंबर लाइन में हम मैप करते हैं, वही तो होता है सर। सैंपल पॉइंट ही तो है जो रियल लाइन में चलेगा। इसलिए कैपिटल एक्स को आप रैंडम वेरिएबल बोलते हो। कुछ लोग आपके पास कैपिटल एक्स के साथ साथ स्मॉल एक्स को भी रैंडम वेरिएबल बोल देते, तो इतना कोई बिग इशू नहीं होता है। वही मैं बता रहा हूँ इतनी देर से आपको, ठीक है? तो ये आपके पास अनकाउंटेबल नंबर है। तो एक आपके पास होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसको आप डीआरवी बोलते हो। बहुत सारे लोग डीआरवी बोलते रहते हैं। कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर डीआरवी और सीआरवी कब पढ़ाओगे? ये डीआरवी हो गया और ये सीआरवी हो गया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यही हम बात करने वाले रहते हैं। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या है जो आपको पता है कि भैया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा, ये आपको पता चल चुका है। एक्स जो है सम ऑफ द आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अगर मैं 2 डाइस को रोल कर दूं और एक्स जो बोल रहा है वो सम ऑफ द आउटकम्स है, तो पता आपके पास सम ऑफ द आउटकम जो 2 डाइस को जब हम करते थे तो कैसे आता था? अगर आपको याद होगा, 2 डाइस को जब करते थे, किधर करूं किधर करूं, ये पे ट्रायंगल बना दूं। यस सर, एक पेज ले लेता, कोई इशू नहीं है। ये आप बनाते थे जब 2 डाइस को आपके पास रोल करते थे, अगर आपको याद होता तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास सम है। और ये क्या होता था आपके पास केसेस, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जब x सम ऑफ द आउटकम 7 2 लाइंस 2 डाइस आर रोल्ड, तो जो सम है वो ये जो येलो से लिखा है सम, क्या है सम? 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आपके पास। तो हम बोल दिए कि सम को हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे, तो ये नंबर आ जाएंगे किस पे आ जाएंगे? x के अंदर। इसका मतलब कैपिटल x के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं कैपिटल x को सम बोल रहा हूँ, इफ कैपिटल x इक्वल टू सम, देन नंबर क्या क्या आ जाएंगे सर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये नंबर होते हैं भैया जब 2 डाइस को रोल करते हैं, तो कैपिटल एक्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मैं सम को कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ, मतलब रैंडम वेरिएबल बोल रहा हूँ। यस सर, ये 2 से लेकर 12 तक आ गए। अगर नंबर ऑफ हेड्स इन 100 कॉइन टॉसेस बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स, तो भैया आपके पास x कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to 100, कुछ भी नंबर हो सकता है। नंबर ऑफ हेड्स इन 100 कॉइन टॉसेस है, मैं हो सकता है कि पूरे 100 में 100 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, एक भी आपके पास हेड ना है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हेड 1 हेड 2 हेड, पूरे 100 हेड आ सकते हैं। तो आपके पास ये जो नंबर है वो आपके पास हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 1 2 3 अप टू 100, क्योंकि 100 बाय टॉस कर रहे हैं आपके पास। देखो ये सब आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। मैं बोल रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जहां पे आपके पास जो नंबर्स होगा, जो साइज होगा, वो आपके पास देखा जा सकता, काउंटेबल है, मेजर किया जा सकता, मतलब नंबर काउंटेबल होंगे। यस सर। अगर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें, तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती है इन ए कंटीन्यूअस डोमेन। और ये कहां पे पढ़ते थे आपके पास, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था। जैसे सपोज करो वी हैव ए डार्ट गेम। डार्ट गेम आप देखे आपके पास, जो हम निशाना लगाते हैं, वो बना रहता है डार्ट। अब आपके पास होता है एक्स एक्सिस, आपके पास डार्ट गेम इज विच वी थ्रो ए डार्ट, डार्ट मतलब वही जो निशाना जिससे हम लगाते हैं। वेदर डार्ट कैन फॉल एनीवेयर बिटवीन -1 to 1 ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल्सो डिफाइन अवर रैंडम वेरिएबल एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर दूं और वो -1 to 1 कर दूं, जैसे डार्ट आपके पास है, यहाँ पे जो निशाना आपके पास लगाना है ये, और इसको एक्स आपके पास एक्सिस में डिफाइन कर दो, यहाँ पे हम निशाना लगा रहे हैं -1 to 1 में।
तो बोला जा रहा है आपके पास कि एक्सटेंड एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल वैल्यूज देन एक्स कैन टेक। अगर मैं -1 से 1 के बीच में अगर बात करूं तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, 0.1, 0.001, 0.01, 1, 2, 2.12, आपके पास ये बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है आपके पास। अब इसमें मेरे को लगता है कि इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि -1 से आपके पास ये +1 था, ये आपके पास 0.1 था, 0.01 था, फिर ये 0. ये 1 आपके पास था। इधर आगे जाने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि 2 था। इसको मैं -1 से 10 कर दूं, अगर मैं बोल दूं इसको 10 कर देता हूं, ये लो, अब आपके पास ये नंबर जा सकता है। नहीं तो फिर आपको लगता है कि सर 1 से ऊपर कैसे चला गया। ठीक है, इट्स ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, कोई फिक्स वैल्यूज तो होगी नहीं, तो काउंटेबल वैल्यू नहीं हो सकती है। -1 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है कंटिन्यूअस में, कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास क्या होता था जब रैंडम वेरिएबल को हम देखते थे, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है जिसको हम डील कर चुके हैं। क्या डील कर चुके हैं सर, अपन डील कर चुके हैं उस तरीके से, किस तरीके से कि सर एक होता था सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ध्यान देखोगे तो एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था, एक पॉइजन रैंडम वेरिएबल था, जो हम पढ़ चुके हैं। एक आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके पास जब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या क्या डिफाइन होता है, तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, लाप्लासियन रैंडम वेरिएबल है, गॉसियन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं और वो दो डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रीट के दो और एक कंटिन्यूअस का। अच्छा, अब हम चैप्टर ही रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हम यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, लाप्लासियन पढ़ेंगे, रेले पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। तो 5 आपके पास कैटेगरी में डिवाइड किया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को। और कुछ भी याद नहीं करना, आपको कुछ याद नहीं करना है, समझ रहे हो? कोई आपसे ये भी नहीं चाहता कि आपको याद होना चाहिए। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक क्लास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रखा हूं और ये सब की एक क्लास रखा हूं। बाइनोमियल की एक क्लास रखा था, पॉइजन की एक क्लास रखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक क्लास। तो तीनों आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए एक एक क्लास दिया। अब पूरा रैंडम वेरिएबल की एक क्लास रख लियो। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय द पीडीएफ एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये भी पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, याद होगा। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से डिफाइंड होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से डिफाइन होते हैं और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से डिफाइन होते हैं। इतना आपको गुड आइडिया होना चाहिए। ये बना रैंडम वेरिएबल का एक फ्लो चार्ट। अब आपके पास यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के बारे में लिख दिया आपके पास कि ए से बी होता है और 1/b माइनस होता है, और ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस पे भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लाप्लासियन रैंडम वेरिएबल ये होता है आपके पास, ये लाप्लासियन रैंडम वेरिएबल। अगर मैं इसका एरिया 1 बोलूं तो फिर इसके लिए ए और बी का रिलेशनशिप आ जाएगा। ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट कि आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होती है, और ये हम बहुत अच्छा जानते हैं क्योंकि पिछली क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। ये सब बातें करेंगे आपके पास, यस, ये सब बातें हम कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के बारे में सब बातें कर लेंगे। यही सब तो पढ़ने वाले इस चैप्टर में, इसलिए मैं इस पे फोकस नहीं किया। यूनिफॉर्म यही तो पढ़ेंगे अभी हम इस चैप्टर में, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। फिर एक रेले रैंडम वेरिएबल होता है आपके पास एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के पास दिख रहा है। ऐसा नहीं कि याद होना चाहिए, जब ये हमारे सामने आएगा तो हम प्रूव कर लेंगे इसका एरिया 1 है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल होता है लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में आपके पास हम प्रोबेबिलिटी लिखते थे, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है और टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। ये पी आर की वैल्यू लिखते थे, याद है? ये हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिखते थे हम लोग, और हम बोलते भी थे कि यार ये जो r है वो x इक्वल टू आर है। अगर आपको याद होगा तो मैं बोलता था प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, ये देखो r लिखता था, x इज द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। यहां लिखते थे हम x इज द पॉइजन रैंडम वेरिएबल और x इक्वल टू स्मॉल r। ये दिस द रिजल्ट। मैं बोलता था ये नहीं लिखना है तो सिर्फ पी आर लिख लो। जैसे मैं बोल रहा था देखो अभी ये जो x है, स्मॉल x, मैं प्रूव करता था, मैं स्मॉल x भी लिखा था, अगर आपको याद होगा तो उसी स्मॉल x को आप r भी लिख सकते थे। तो देखो मैं बोला कि देखो प्रोबेबिलिटी आप लिख लो, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है डिफरेंस। तो जब हम पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हमको पता रहती है, बहुत सारी चीजें। ये अपनी कॉपी पलटोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें भी दिखती जाएगी। अच्छा ऐसा था क्या करके, यस। ये चालू कर लेना। अगर मैं बोलूं कि एक एग्जाम्पल 1 ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल 1 ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी सब आपको पता ही है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, या 1 कॉइन को तो 2 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, तो आपके पास सैंपल स्पेस में क्या होगा? 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ तो सर आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल होगा। ये
सर इफ नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंटेड रैंडम वेरिएबल परफॉर्म मैपिंग, तो जो कैपिटल एक्स है, जो कैपिटल एक्स है वो आपके पास जो है वो रैंडम वेरिएबल, इधर रैंडम वेरिएबल फंक्शन और रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, इसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, दैट मीन्स द रैंडम वेरिएबल। ये ठीक है, आराम से बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं। आपको लगेगा कि सर अभी तो बताए थे, ठीक है, इट्स ओके ना यार, रैंडम वेरिएबल। अगर मैं बोलूँ कि क्या वैल्यू आपके पास है, तो एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आपके पास हेड्स कितने, 2, तो 2, ये कितने हेड्स, 1, इसमें हेड्स कितने, 1, इसमें हेड्स कितने, 0, ये। और जब आप इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में इसी एक्स को जब लिखते हो तो नंबर आपको 3 लिखना है, ऑर्डर कोई भी रख सकते हो, तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0, एक 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो ये नंबर रैंडम वेरिएबल टेक्स 3 वैल्यू 0 1 2, नंबर ऑफ हेड्स 0 होंगे तो 1 होंगे 2 होंगे, क्योंकि आप जब 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो आपके पास तो 2 ही हो सकते हैं ना हेड्स, या तो नहीं होंगे तो 0 1 2 ये आपके पास है। पता है नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट द परफॉर्म मैपिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर लाइन। ये जो सैंपल स्पेस है वो तो ये हो गया, सैंपल स्पेस अगर आप देखोगे तो सर सैंपल स्पेस तो ये हो गया, यस, और जो रियल नंबर लाइन हो गया वो ये हो गया, ये इधर 0 1 2 0 1 2, तो रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या आ गया, 0 1 2। अब इसके आगे कोई प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है तो पूछ लेंगे, यही मैं पढ़ा रहा था अभी आपको। कोई बोलेगा सर मैं तो इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ सर 0 1 1 2, कोई इशू नहीं है यार, बट फिर भी हम बोल देते हैं कि यार 1 2 बार क्या लिखना, क्योंकि कोई नंबर रिपीट क्यों करे रैंडम वेरिएबल के अंदर, नीड नहीं है। तो बड़ा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि 0 हेड्स होंगे या तो 1 हेड होंगे या तो 2 हेड होंगे, क्योंकि जब मैं 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो क्या होगा, तो 0 हेड आएगा, या तो हो सकता है 1 हेड आ जाए, या तो हो सकता है 2 हेड आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं सर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो सैंपल स्पेस था इसका मैपिंग हुआ एक नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है, यही हमको करना रहता है रैंडम वेरिएबल की कंसेप्ट में। अब और आगे बढ़ते, अब देखिए ध्यान से, हर क्वेश्चन में तो कॉइन रहेगा नहीं भाई, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ एग्जाम्पल इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि उसके सिवा हमारे सोच बंद हो जाती है। ए डाइस इज रोल्ड अंटिल 3 कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बोल रहा है कि आपके पास डाइस को रोल कर रहे हैं जब तक 3 कम्स आपके पास आ जाता फर्स्ट टाइम, इफ द नंबर ऑफ टाइम्स डाइस रोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ रैंडम ऑफ वेरिएबल। तो कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ डाइस रोल्ड, देखो ध्यान से लिखा है, द नंबर ऑफ टाइम्स डाइस रोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ डाइस रोल्ड, नंबर ऑफ डाइस रोल्ड, ये रैंडम वेरिएबल लिखा है आपके पास, देखो ध्यान से देखना, अच्छे से एकदम देखना है। इफ नंबर ऑफ टाइम डाइस रोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए रैंडम वेरिएबल, ओके। अब आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा, सर देखिए सैंपल स्पेस के लिए क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को क्या देखना है इसमें, देखो ना सैंपल स्पेस में क्या है, क्या बोल रहा है, एक डाइस को अगर रोल कर रहा हूं तो सपोज करो उसमें आपके पास 3, अब पहले बार डाइस को रोल किया तो क्या होगा, मान लेते कि 3 आ गया तो नहीं आया, और कब तक करना आपको, जब तक फर्स्ट टाइम आपके पास राइस को रोल करना, अंटिल, अंटिल लिखा है आपके पास, ये द इंपॉर्टेंट टर्म, तब तक आपको करते जाना है, यही हुआ आपके पास। तो आपके पास सपोज करो मैं डाइस को रोल कर रहा हूं तो 3 आ गया, 3 आ गया भैया, 3 नहीं आया, कोई भी नंबर आ सकता है, 3 नहीं आया, फिर सेकंड टाइम जब रोल किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, बिल्कुल सही है। चलो पहली बार रोल किया तो 3 नहीं आया, दूसरी बार रोल किया तो भी 3 नहीं आया, और तीसरी बार रोल किया तो 3 आ गया, ऐसे ही चलते रहेगा। फिर आपके पास सर रोल 3 नहीं आया, 3 नहीं आया, 3 नहीं आया, और फिर 3 आ गया, ऐसे चलते रहेगा। ध्यान से आप देखो ऐसे चल रहा है आपके पास सैंपल स्पेस में, क्योंकि लिखा है ए डाइस इज रोल्ड अंटिल 3 कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे 3 आ गया आपके पास, ये हो सकता है कि ना आए, फिर 3 आया, फिर ना आए, ना आया, 3 आया। अब ध्यान से देखो कि रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, अगर आप अच्छा सीख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि सर रैंडम वेरिएबल बताऊं क्या क्या होता है। पहली बार में 3 आ गया तो डाइस को कितने बार रोल किया, एक ही बार किया, यस सर, लेकिन पहली बार में 3 नहीं आया, कोई भी नंबर आया, दूसरी बार में 3 आया, कितने बार डाइस को रोल किया, सर 2 बार सर, एक 3 का ना आना, कोई भी नंबर आना, और दूसरी बार 3 का आना, तो कितने बार रोल किए सर, 2 बार। पहली बार में 3 का ना आना, कोई भी नंबर आना, दूसरी बार में 3 का ना आना, कोई भी नंबर आना, तीसरी बार में लेकिन 3 का आना, कितने बार डाइस को रोल किया आपके पास, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये है आपके पास, ये देखो, इसका मतलब है ये सैंपल स्पेस टू रैंडम वेरिएबल आ गया, ये देखो सैंपल स्पेस टू आरवी, इसके लिए पता होना जरूरी है कि एक्स है क्या। अगर आपको रैंडम वेरिएबल किसको डिफाइन किया जा रहा ना पता हो तब कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपको नहीं बताता कि नंबर ऑफ टाइम्स डाइस रोल्ड इज कंसिडर्ड एज रैंडम वेरिएबल, तो फिर आप कैसे करते कि क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे समझते आप। सही, तो बड़ा अच्छा है, हाँ बड़ा अच्छा है, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ
तो रैंडम वेरिएबल समझ नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता जब मैं रैंडम वेरिएबल ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होती है, इस पे बहुत फोकस किए होंगे, आज तक आपको सब कुछ पढ़ाए होंगे तो इस पर खूब फोकस किया गया होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है, बोले कि सर मीन आता है, तो मीन होता है क्या? मीन इज द एवरेज वैल्यू, इट टेक्स ओवर द मेनी ट्रायल, ये एक एवरेज वैल्यू होता है मीन। एक आपके पास वेरिएंस होता है, रैंडम वेरिएबल मेजर हाउ स्प्रेड आउट इट्स वैल्यू आर, ठीक है, वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशंस आपके पास रैंडम वेरिएबल जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जो रैंडम वेरिएबल होते हैं डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच वैल्यू इट कैन टेक, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करें कि मीन आपके पास क्या होगा, तो रैंडम वेरिएबल का एवरेज वैल्यू आपके पास जो हम लेंगे दैट मींस द मीन वैल्यू। ओके, वेरिएंस क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि कैसे आपके पास वेरिएंस ये रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल में, कि कैसे आपके साथ मेजर ये करते हैं कि डेटा कैसे स्प्रेड हो रहा है, इसकी वैल्यूज कैसे स्प्रेड हो रही है, हाउ स्प्रेड्स आउट इट्स वैल्यू आर। ठीक है, तो अभी हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल क्या है, डाई को रोल कर दिया आपके पास, तो नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस ऑफ ए डाई इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बोल दे रहा हूं कि ऐसे बोल सकता कोई कि नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस, फेस में जो नंबर ऑफ डॉट्स है डाई जब हम रोल कर रहे हैं तो वही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ऐसा बोला जा सकता है। इवन कितने बार रोल कर रहे हैं उसको भी रैंडम वेरिएबल बोला जा सकता है। फ्लिपिंग ए कॉइन, द आउटकम ऑफ कॉइन टॉस हेड और टेल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये बहुत होता है, ये कॉमनली यूज्ड है, ये कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी, कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड ये टर्मिनोलॉजी है कि हेड्स या टेल की बात करना। किसी पर्सन का आपके हाइट मेजर करना है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। मेजरिंग द टेंपरेचर, ये भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। एप्लीकेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में होता है, आपके पास सब लिखा हुआ अच्छे फॉर्म में। इंजीनियरिंग में होता है आपके पास, फाइनेंस वगैरह में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रैंडम वेरिएबल आर यूज्ड टू मॉडल एनालाइज द फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम वेरिएबल का अच्छा खासा यूज है। जब आप बहुत ज्यादा जब नॉलेजेबल होते हो ना, तो जो भी चीजें पढ़ते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन तक पता होता है। जब तक हम उस लेवल का नॉलेजेबल नहीं होते तब तक तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम अपनी लाइफ में पढ़ क्या रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पढ़ा चुका हूं मैं, बट फिर भी क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स होते हैं वही आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फंक्शन होता है दैट डिस्क्राइब हाउ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर देता है कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड। It provides the probabilities of different outcomes in a random experiment. Probability distribution are broadly classified into the discrete and continuous time. Probability distribution जब पढ़ते हैं तो दो में डिवाइड होता है। एक आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपको पता ही है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट में पॉइजन और बाइनोमियल पे बेस्ड था। फिर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, वो भी बताया था आपके पास, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन ही चीज पढ़ाया था अभी तक में, पॉइजन, बाइनोमियल जो कि डिस्क्रीट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कंटिन्यूअस में था गॉसियन जिसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास होता क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की दो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं पूरे प्रोबेबिलिटीज जो भी इवेंट्स है उसके सैंपल स्पेस की पूरे प्रोबेबिलिटीज की बात करूं तो सबका एडिशन जो होगा वो 1 ही होगा, और प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ये ऑलरेडी डिस्कस है, ये ऑलरेडी डिस्कस है। जब मैं बाइनोमियल आपको पढ़ा रहा था, नॉर्मल पढ़ा रहा था, तो ऑलरेडी डिस्कस है कि भैया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, ये ऑलरेडी डिस्कस है। अब यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन और स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। अच्छा, कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए निकाल देता हूं कि इसका मतलब नहीं कि जल्दी निकाल दिए, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी डिस्कस है, ऑलरेडी डिस्कस है, मैं ही पढ़ाया हूं, ये ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा देर तक रहा नहीं मैं। ये तो एप्लीकेशन था आपके पास, इधर ज्यादा देर तक क्यों रहा था, क्योंकि जो नई चीजें थी उसमें था, जो चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं उसमें थोड़ा फास्ट बढ़ गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये। अब देखो आपके पास क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे, टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, हम एक कॉइन को टॉस कर रहे 3 टाइम, ध्यान देखना। ठीक है भैया, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ हेड्स, मैं नंबर ऑफ हेड्स को ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ हेड्स। जब हम 3 टाइम्स आपके पास करते हैं तो 8 पॉसिबिलिटी होती है। मैं 4 हेड 4 टेल लिख सकता हूँ, चलो 4 टेल 4 हेड भी अपोजिट भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हम पहले हेड बाद में टेल लिखते हैं, ठीक चलेगा। 4 टेल 4 हेड, 2 टेल 2 हेड, 2 टेल 2 हेड, टेल हेड टेल हेड टेल हेड। बताओ इसमें कितने हेड से, बोले 0, इसमें कितने हेड है, बोले 1, इसमें कितने हेड है 1, इसमें हेड कितने हैं 2, इसमें हेड कितने हैं 1, इसमें हेड कितने हैं 2, इसमें हेड कितने हैं 2, इसमें हेड कितने 3, लिखा नंबर ऑफ हेड्स। ये पॉसिबल रिजल्ट्स आपके पास।
पहली बार आपके पास हम किए तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट है, पॉसिबल आपके पास की 8 पॉसिबल है ना, आपके पास 8 कॉम्बिनेशन है, 8 है ये 8, क्योंकि तीन एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। नंबर ऑफ हेड्स आपके पास दिख रहा होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं आपके पास तो नंबर ऑफ हेड्स आपको दिख ही रहा होगा, ये आपके पास नंबर ऑफ हेड्स आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स ये। अब ध्यान देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ यार कि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ हेड्स 0, नंबर ऑफ हेड्स जब मैं 0 बोल रहा हूँ तो एक ही बार आ रहा है, देखो सबसे पहली बार में तो 1/8 होगा। देखो आपके पास लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ हेड्स आपके पास है और ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। क्या प्रोबेबिलिटी लिखी है? अगर आपके पास नंबर ऑफ हेड्स को मैं रैंडम वेरिएबल बोल दे रहा हूँ तो x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0 पे बोले सर हेड इक्वल टू 0 था, तो एक ही बार था जब पूरे टेल थे, तो 1/8 टोटल पॉसिबिलिटी, तो 1/8 आ गया। अच्छा, एक आपके पास हेड इक्वल टू 1 मतलब प्रोबेबली x इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब नंबर ऑफ हेड्स को हम बोल रहे हैं आपके पास रैंडम वेरिएबल। 1 देखो आपके पास कितने बार था, 1 2 3 बार था, देखो ध्यान से देखो 1 1 1, तो है ना नंबर ऑफ आपके पास 1 1 1, तो यहाँ पे जितने बार आपको दिखते जाता है, ये देखो 1 1 1 आउट ऑफ 8 जो है वो 3 बार आया, तो 3/8, तो मैं आपके पास यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास 3/8। फिर x इक्वल टू 2 मतलब नंबर ऑफ हेड्स 2 आपके पास था, 2 भी देखो कितने बार था, 3 बार था, तो ये भी आ गया आपके पास 3/8। और ये कितने बार था आपके पास, ये नंबर ऑफ हेड्स 3, 3 तो सर एक ही बार था सर, तो इसलिए 1/8 है। तो 0 भी एक बार है रैंडम वेरिएबल में, 1 आपके पास 3 बार था, ये आपके पास था और ये। अच्छा, हमको सैंपल स्पेस के बारे में पता है, अगर मैं बोल देता कि सर x की वैल्यू क्या क्या है, तो आप बोल देते कि सर 3, अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे तो 0 1 2 और 3, इतनी पॉसिबिलिटी आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 3, या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों आपके पास हेड नहीं आएंगे, एक हेड आएगा, 2 हेड आएंगे, इतनी पॉसिबिलिटी होती है। नंबर ऑफ हेड तीनों आ जाए वो एक ही पॉसिबिलिटी, तीनों में हेड आ जाना, तीनों में हेड नहीं आना उसकी भी एक पॉसिबिलिटी, तो ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, और बीच में आपके पास तो 6 कॉम्बिनेशन थे, जो कि 3 बार आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहा था, नंबर ऑफ हेड 2 आ रहे थे। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स है, ये p ऑफ x ऐसा लिख देते हो, और x इज द रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल बोला गया है, दिस वन। अगर मैं बोलूं कि यार ये पूरे प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर दूं, 1/8 3/8 3/8 1/8 सबको ऐड कर दूं तो 1 आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होना ही चाहिए। ये हम बात कर रहे थे कि आज जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होना ही चाहिए, ये बात इधर उधर नहीं हो सकती, ये बात इधर उधर नहीं हो सकती अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं एक फिगर बना दूं कि नंबर ऑफ हेड्स ये रैंडम वेरिएबल है, एक्स इज द, एक्स लिखा हूं एक्स एक्सिस में कैपिटल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स, यहां लिखा हूं मैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लिखा हूं, नंबर ऑफ हेड्स 0 है, 0 को देखो एक ऐसा बनाया मैं, और देखो कितना 1/8 है, इसका मतलब कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, जब नंबर ऑफ हेड्स 0, नंबर ऑफ हेड्स जब 1 है, कितने बार नंबर ऑफ हेड्स 1 थे, तो बोले इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, 3 टाइम्स थे आउट ऑफ 8। फिर नंबर ऑफ हेड्स 2 थे, ये देखो आपके पास 3/8, ये कितना था, नंबर ऑफ हेड्स जब 3 थे आपके पास तो 1/8 था, तो देखो कितना अच्छा फिगर बना, इट्स अ वेरी वेरी गुड फिगर, ये टेबल बना हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो हम रैंडम वेरिएबल क्या बात करते हैं, हम असाइन करते हैं आपके पास नंबर्स जो जो आपके पास है। इसलिए कॉइन के एग्जांपल को बड़ा अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो अल्फाबेटिकली नंबर आते हैं, टी और एच के फॉर्म में आता है, आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। और रैंडम वेरिएबल में देखो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये इतना दिख रहा है आपके पास। ठीक है, ये बना हुआ है आपके पास बेहतरीन एक टेबल, बेहतरीन एक फिगर बना हुआ है। अब सोचो कि मेरे पास यहाँ पे हम कॉइन का टॉस कर रहे थे आपके पास, और ये मेरे पास बना हुआ है कि मैं यार 3 बार एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है आपके पास, और मेरे को अगर ये फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सर, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब सर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, इतना तो सर पता ही है सर। ये क्या है यार जो लिख रहे ब्रैकेट में, सर रैंडम वेरिएबल 1 रैंडम वेरिएबल 0, रैंडम वेरिएबल 1 का क्या मतलब है सर? रैंडम वेरिएबल 1 का मतलब है कि सर नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स रैंडम वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ हेड्स 1 सर, नंबर ऑफ हेड्स 1, नंबर ऑफ x इक्वल टू 0, नंबर ऑफ हेड 0 सर, ये तो 1/8 है सर, और x इक्वल टू 1 क्या था, 3/8 था सर, x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/8 था, क्योंकि 3 बार आपके पास हेड 1 थे। ये बना हुआ आपके पास कि हेड 1 कब कब है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये दिख रहा है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर जो x इक्वल टू 1 जो आप बोल रहे हो वो आपको पता है कि 3/8 है उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो हेड इक्वल टू x इक्वल टू 0 बोल रहे हो 1/8 है, तो सर आंसर हो गया 4/8, दैट मीन आंसर इज 1/2। ये हम करते थे पहले से, ये हम लिखते थे, बट x नहीं लिखते थे आपके पास, लिख रहे हैं आपके पास, तो ये x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है, और इसको हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि सर हेड इक्वल टू 0, बिल्कुल सही,
हेड इक्वल टू 0 मतलब ऑल टेल सर, ऑल टेल। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं प्रोबेबिलिटी में कि ऑल टेल सर, तीनों टेल होंगे, हेड इक्वल टू 0 या तीनों टेल्स होंगे, एक ही पॉसिबिलिटी होती है 1/8। ये x इक्वल टू 0 की बात है। अच्छा x लेस देन इक्वल टू 2 की बात क्या करेंगे सर? लेस देन इक्वल टू 2 अगर बोल रहे हो तो x इक्वल टू सर 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 सर। ये ये लेस देन इक्वल टू 2 1 0। अब आपके पास x इक्वल टू 2 कितना था? बोले सर 3/8 था। x इक्वल टू 1 कितना था? बोले 3/8 था सर। और x इक्वल टू 0 कितना था आपके पास? 1/8 था। कितना आ गया? बोले 7/8। इसी को जब हम लिखते हैं इसी स्टाइल को, तो कभी कभी हम बोल देते हैं कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करें और x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो क्यों ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लिख दे। ऐसे तो बोलते थे हम। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 में नंबर ऑफ हेड 0 एक ही बार था जब तीनों टेल थे, 1/8 था। 1 माइनस 1/8 7/8 था। ये सब हमको पता है, बट आज हम रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ये सब हमको पता है, बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। मैं बोलूँ कि ये क्या है? x इक्वल टू 3 मतलब सर नंबर ऑफ हेड 3, हेड 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 हेड, ये मतलब है सर। x इक्वल टू 3 मतलब क्या है सर? हेड इक्वल टू 3, तो 3 हेड तो एक ही बार आएगा आपके पास, जब तीनों हेड आ जाएंगे तो 1/8 सर। तो ये सब आंसर तो निकालते आता है सर, बिल्कुल आता है, बिल्कुल। बट हम रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो सर रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ते तो भी क्या हमारा काम हो जाता? नहीं नहीं भैया, अभी स्टोरी तो चालू हुई है। अभी ऐसे ही थोड़ी है कि गेट में इतने सारे क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल क्या है। इसका बताओ आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक आपके पास अगर है x की वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी निकालना रैंडम वेरिएबल 1 से लेकर 2 तक आपके पास, कितना होगा आंसर? अगर मैं ऐसा किसी से पूछ लूं कि कितना होगा आपके पास, तो वो थोड़ा परेशान हो सकता है। वो सोचेगा क्या करूं मैं, क्या करूं? तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम रेंज में फाइंड आउट नहीं कर सकते जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ते। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो काउंटेबल है, और इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का केस बोलते हैं। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, ये एग्जांपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भाई साहब। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यार ये 1 से लेके 2 तक ये रेंज की बात नहीं की जा सकती। ये नॉट पॉसिबल इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि नॉट पॉसिबल इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल के बीच में 1 से लेके 2 किसी रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हो नहीं सकता। इसलिए हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं। अगर एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो 1 से लेके 2 के बीच का हम एरिया निकाल देते। ये प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 ये तभी पॉसिबल है जब x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अगर आपका x अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x अगर DRV है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ऐसी बातें ना होती है ना हो सकती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्रोबेबिलिटी 1 से 2 पूछ ले और x तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये सब बातें होती है क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम करते ही है, हम रेंज की बात नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब आपके पास जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि यार दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट एक कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करते हैं, इसको भी डिस्कस किए हम, ऐसा नहीं कि नहीं किए। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करते हो, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को सिर्फ पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू दिस स्मॉल एक्स। ये प्रोबेबिलिटी एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, स्मॉल एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है। ये तो भी कर रहे थे अपन, ये सब ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है किसी को। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ये कैपिटल एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्स इज द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये देखो कैपिटल एक्स क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये, और स्मॉल एक्स जो है स्पेसिफाइड वैल्यू है। जो सैंपलिंग पॉइंट्स को जब आप मैप्ड किए थे रियल नंबर में, वो स्पेसिफाइड वैल्यू से रियल वैल्यू, ठीक है। अब बोल रहे किसी डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर इक्वल टू 4 इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं बोल रहा हूँ कि क्या होगा, तो सैम्पलिंग स्पेस फॉर द गिवन इवेंट, अगर मैं किसी डाइस को रोल कर रहा हूँ तो 1 से लेके 6 तक आएगा। एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है फॉर गेटिंग 4। मेरे को बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इक्वल टू 4, और उसको रैंडम वेरिएबल बोला है। मतलब रैंडम वेरिएबल किसको डिफाइन किया गया है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी को, 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इक्वल टू 4। तो रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग ए 4, तो एक्स बी द रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग ए 4। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा x इक्वल टू 4 पे? जब मैं x इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैं यहीं पे लिख दूं इस जगह पे, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 एक डाइस को जब रोल कर रहा हूं तो आपके पास जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/6। यस सर, ये 1/6 होगी। अब इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपके पास हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 4 के लिए तो 1/6, x इक्वल टू 1 के लिए 1/6। अगर मैं सबका सम करता हूं तब जाके आपके पास 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट मींस द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ है नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। सबको ऐड कर दूंगा तो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नथिंग बट सिंपल प्रोबेबिलिटी, जो आज तक आप पढ़ रहे हो शुरू की क्लास 1 to 3 में, पहले भी बोल चुका हूं मैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम बोल देते हैं कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये प्रॉपर्टी है। कभी कभी एग्जाम में इतनी सिंपल बातें भी आ जाती है। अगर मैं समेशन कर दूं तो 1 आएगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, इसलिए हम कई बार बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जब हम सम करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ अलग सी बात नहीं है, इज ओनली नथिंग बट सिंपल प्रोबेबिलिटी है आपके पास। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो इसमें कुछ भी स्पेशल बात नहीं है, बट सिर्फ स्पेशल बात यह है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लोगों को लगता है कि एक नया टर्म आ गया, जबकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सिंपल एक प्रोबेबिलिटी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो 1 ही आएगा। तो सही बात है। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की वैल्यू को कोई बोलता है ग्रेटर देन 0, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी, वो नेगेटिव कैसे हो जाए। ओके, अब आज का हमारा जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे फोकस करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक फंडामेंटल कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिक्स का, स्पेशली फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शंस होता है वो आपके पास एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिक्स का, और स्पेशली फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक फंडामेंटल कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ये डिस्क्राइब करता है आपके पास कि रैंडम वेरिएबल टेकिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू। कंटीन्यूअस फंक्शन अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे कंटीन्यूअस फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, इसको मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल रहा हूँ रैंडम वेरिएबल का। अगर ये सेटिस्फाइड करता है, मतलब किसी फंक्शन को आप पीडीएफ बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका एक पीडीएफ डिफाइंड है, उसका एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन को पीडीएफ हम तभी बोलते हैं जब वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। एक तो इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, मतलब 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। पीडीएफ इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब बातें होती है स्टेटमेंट में कि पीडीएफ की प्रॉपर्टी तो नॉन नेगेटिव होता है, आपके 0 हो सकता है। ऑप्शन में ग्रेटर देन 0 भी लिखा होगा, ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिखा होगा। द ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज नॉट ओनली ग्रेटर देन 0, द ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर मैं किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को पीडीएफ बोल रहा हूं रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन पीडीएफ तब होगा जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है भैया। नॉर्मलाइजेशन आपके पास हम बोलते हैं टोटल एरिया अंडर द कर्व। देखो नॉर्मलाइजेशन टर्म लिखा है, कभी कोई पूछता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना डिटेलिंग कौन करे। टोटल एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज 1। इसका मतलब है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में अगर मेरे को बात करना है तो मैं इसका टोटल एरिया निकालूंगा तो 1 आएगा, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो है नहीं। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम पीडीएफ की बात करते हैं और पीडीएफ में तो हम एरिया की बात करेंगे, और एरिया ही प्रोबेबिलिटी होता है। द पीडीएफ इज नॉर्मलाइज, कोई बोलता है इसका मतलब है कि एरिया अंडर कंटीन्यूअस पीडीएफ इज यूनिटी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है ये, द पीडीएफ इज नॉर्मलाइज्ड। द पीडीएफ इज नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि एरिया अंडर कंटीन्यूअस पीडीएफ इज यूनिटी। पीएमएस इज नॉर्मलाइज बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि सम और ऑल और द, अगर मैं सम करूं ऑल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट पीएमएफ का तो यूनिटी होगा। अगर कोई नॉर्मलाइज बोल दे रहा है, इसका मतलब है नॉर्मलाइज होता ही है। एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को जब हम नॉर्मलाइज बोलते हैं, इसका मतलब सम कर दिया जाए सभी प्रोबेबिलिटी को तो 1 आएगा। और अगर हम पीडीएफ में अगर बोलते हैं कि नॉर्मलाइज, इसका मतलब है कि अगर मैं उसका एरिया निकालूं टोटल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो उसका एरिया विल बी 1। ठीक है। हम किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी की बात तभी कर सकते हैं जब वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स लाइज विद इन इंटरवल a, b, इट्स मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय द इंटीग्रल। ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या आपके पास हो गया? द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स लाइज विद इन इंटरवल a, b इज probability density is meaning of probability density function given by the integral of the PDF over that interval। मीन क्यों लिखा हुआ जब जरूरत नहीं थी? द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स लाइज विद इन एन इंटरवल a, b मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय द इंटीग्रल ऑफ द PDF। दैट मीन्स आपके पास लिखना था, दैट मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय द इंटीग्रल। अच्छा देखो, अगर मेरे को a से b के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो सिर्फ मैं कहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं? a से b f ऑफ x dx।
ये क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पॉसिबल है? नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कैपिटल एक्स जो है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। आप पर्टिकुलर रेंज में आप निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, और ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब ही एरिया होता है जब आप पीडीएफ की बात करते हो। क्या ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में, ए से बी के बीच में, ये ए टू बी, ठीक है। जैसे ए से बी आपके पास हम तो पढ़ते भी थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे को इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं प्रोबेबिलिटी बोलूंगा ए से बी के बीच में निकालो तो ये एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये एरिया हो गया आपके पास, ये किसका एरिया हो गया? इसका, ए से बी के बीच का, ये इसका एरिया हो गया जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपके पास शेडेड रीजन में। इसका मतलब है कि जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ के आ रहे हैं, तो हम एरिया जो इसके बीच में फाइंड आउट करना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, ठीक है। अब होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पहले भी मैं बात किया हूं, आज भी बात कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है आपके पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है आपके पास, ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ की बात करते हैं, बार बार हम रिपीट करते जा रहे हैं कि पीएमएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, वो स्पेसिफाइड इंटरवल में होता है, पीएमएफ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू पे भी होता है, बट पीएमएच इवैल्यूएटेड स्पेसिफिक पॉइंट, ये आपके पास स्पेसिफाइड इंटरवल, ये सब बेसिक बातें हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, क्या एग्जांपल ले लिया, मैं बोल दूं यार कि एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, जैसे मेरे को बोला कि पीडीएफ गिवन है किसी रैंडम वेरिएबल का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और बोला कि बताओ इसकी वैल्यू बताओ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताओ x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 की बात कर रहा है, और पता है आपके पास क्या दिखा है, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1/5 e की पावर माइनस x/5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब डिफाइन किस में है ये, x की वैल्यू देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब रेंज क्या है इसमें, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो रेंज कितना है इसमें, अगर ध्यान से देखा जाए 0 से लेके इन्फाइनाइट तक है। दिख रहा है आपको, इन्फाइनाइट में इक्वल टू लगाना नहीं चाहिए कभी भी, इज नॉट गुड क्योंकि रियल वैल्यू होता नहीं है, बट ठीक है, 0 से इन्फाइनाइट है आपके पास x का रेंज। मेरे को बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। जब मैं बोलता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन स्मॉल x, ये तो कोई स्मॉल x की वैल्यू 5, कैपिटल X ग्रेटर देन 5, ये स्पेसिफिक वैल्यू है, ये स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल x इक्वल टू 5, ये। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो आपके पास रेंज होगा, मेरे को अब इसके इसके इसमें निकालना है, 5 से ज्यादा पे फाइंड आउट करना है, तो 5 से ज्यादा मतलब कितना हो सकता है, 5 से ज्यादा मतलब 5 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हुआ। जब आपको बोला गया कि इस रेंज में निकालो x ग्रेटर देन 5 में, तो 5 से ज्यादा, तो 5 से इनफाइनाइट तक आपके पास वैल्यू होगी, और ये f ऑफ x होगा, क्योंकि जैसे आप पीडीएफ का आपके पास आप करते हो f ऑफ x, ये dx, इसका मतलब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो किसी भी पीडीएफ में अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो मेरे को देखना है कि मेरे को किस रेंज में फाइंड आउट करना है, मैं सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा यार, निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा सर? इसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, 5 से लेके इनफाइनाइट में इंटीग्रेट कर दो। सर ये फंक्शन तो डिफाइंड था 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन मेरे को गिवन कितना है, x ग्रेटर देन 5 गिवन है भाई साहब, तो क्या इजीली सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा? अगर मैं बोलूं इजीली अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो ये हो गया आपके पास f ऑफ x की वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की वैल्यू कितना है आपके पास, 1/5 e की पावर माइनस x/5 और x ग्रेटर देन 0, ऐसे ही था। जब मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कैपिटल X ग्रेटर देन 5, कैपिटल X ग्रेटर देन 5, यही नंबर जो हो गया आपके पास 5 से लेके इनफाइनाइट हो गया, 1/5 e की पावर माइनस x/5 और ये dx हो गया। इतना आ रहा, देखो जरा ध्यान से, यस। अब इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए, माइनस x/5 था, इसको इंटीग्रेट करोगे तो -5 आ जाएगा, तो 1/5 इंटू -5 और फिर इंटीग्रेशन e रेस पर माइनस x/5 का इंटीग्रेशन हो गया, -5 e रेस पर माइनस x/5, इनफाइनाइट और 5, ये कैंसिल आउट होकर -1 बचा बाहर, इनफाइनाइट पुट कर दो तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, -5 पुट कर दो तो e की पावर माइनस 5/5, तो e की पावर -1, पावर -1 था, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, और e की पावर -1 जो होता है 1/e या e की पावर, तो 1/e आ गया। इसका मतलब अगर मैं आंसर की बात करूं कि आंसर कितना है, तो e इनवर्स है। अब एग्जाम में जब आप देखोगे तो आपके पास 3 तरीके से आंसर लिखा रहेगा। आंसर ऐसा लिखा हो सकता है, आंसर का फॉर्म ऐसा हो सकता है, 1/e सही है, e इनवर्स सही है, या 0.368, सब एक ही बात होती है, ये सब एक ही बात है, ये आपके पास निकल गया। इसका मतलब है कि मेरे को कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल देखे प्रोबेबिलिटी के यही क्वेश्चन पूछे रहते हैं, अगर आप पिछले इतने सालों में देखोगे तो खूब दिखेंगे कलेक्शन, यही पूछा, यही पूछा है। बट मेरे को चाहिए कि यार आप अच्छे से समझो, पहले सिर्फ ये नहीं कि सर मैं बता दिया कि यार जो मिलेगा इंटीग्रेट कर देना, जो रेंज दिया रहेगा, नहीं, आराम से सीखो, स्टाइल सीखो, लेटर को सीखो।
देखो जरा ध्यान से, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ आपके पास तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास एफ ऑफ एक्स है, स्मॉल एक्स दिया रहेगा फंक्शन में, यहाँ पे स्मॉल एक्स दिया रहेगा, ये स्मॉल एक्स दिया रहेगा, ये स्मॉल एक्स दिया रहेगा, ये फंक्शन में स्मॉल एक्स दिया रहेगा, एक्स आपके पास वेरी है क्योंकि ये स्पेसिफाइड वैल्यूज है आपके पास, और कैपिटल एक्स दैट मीन द रैंडम वेरिएबल जो कि वैल्यूज आपके पास असाइन है। ये कैपिटल एक्स में आपके पास 5 से ज्यादा पे बोल वैल्यू बोल रहा है तो 5 से लेके इनफाइनाइट तक ले लिया अपन। अच्छा अगर ये पीडीएफ बोल रहा है तो ये बात भी श्योर है कि इसका एरिया 1 आएगा। 0 से इनफाइनाइट अगर मैं कर लूँ, अगर इस फिगर को देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स्ट्रा बात करना चाहूँ, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे को एक्स्ट्रा बात करना पसंद है, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स जो है ना सर 1/5 e की पावर माइनस एक्स बाई 5 है सर, इतना है, और x ग्रेटर देन 0 है सर। बताओ 0 पे कितना आएगा? एफ ऑफ 0 सर, एफ ऑफ 0 करोगे तो 1/5 e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। इनफाइनाइट करोगे तो सर 1/5 e की पावर माइनस इनफाइनाइट करोगे तो सर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि ये फिगर ऐसा है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है सर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये आपके पास है दिस वन। पता है 0 पे कितनी वैल्यू थी? 1/5 सर, इनफाइनाइट पे 0 हो गई, ये था पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है? पीडीएफ की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके इनसाइड में जो भी आपके पास दिया है इसका एरिया जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब ये इसका जो एरिया होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये अगर एरिया 1 नहीं हुआ सर तो फिर पीडीएफ गलत लिखा है, पीडीएफ तो हो नहीं सकता, एरिया 1 होना चाहिए। अच्छा अगर आपको चेक करना है, अगर मैं बोलूँ आपको चेक करने का मन कर रहा है कि सर मैं चेक करना चाहता हूँ सर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अभी तो हम पीडीएफ पढ़ना चालू किए, जल्दी से भागने की जरूरत नहीं अपने को, कि अपन सोचे कि यार चलो फटाफट आगे बढ़ते। ये मेरे को पता है कि हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है पीडीएफ की, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ, ये प्रॉपर्टी है पीडीएफ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ। ये बट मेरा तो एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है मेरा जो रेंज होगा वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड नहीं, तो मैं 0 से इनफाइनाइट लिखूंगा इसी को, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, पीडीएफ तो 1 ही आना चाहिए जितना भी रेंज में डिफाइंड है। अच्छा अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चलो चेक करने जाते हैं हम लोग, चेक करने चलते हैं अपन। चेक करने जब गए तो 0 से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट करने चले गए, 1/5 e की पावर माइनस एक्स बाई 5 डी एक्स, तो 1/5 था, -5 और आ गया, तो 1/5 के साथ -5 और आ गया, और e की पावर माइनस एक्स बाई 5 और इनफाइनाइट और 0, तो सर ये आ गया सर -1, इनफाइनाइट पुट किए तो 0, 0 पुट किए तो 1, और ये आंसर आ गया 1, -1 और बाहर का -1 और -1 +1 आ गया, प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ। अच्छा हम जब पीडीएफ बोल रहे हैं, एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि पीडीएफ दिया तो एरिया 1 है कि नहीं, जब वो अगर कुछ कांस्टेंट देंगे और पूछेंगे उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो फिर तो आपको वो चाहते हैं कि आप एरिया 1 करो और कांस्टेंट निकालो, और कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर पीडीएफ दिया है तो उसका एरिया 1 होना चाहिए इन द स्पेसिफाइड रेंज जो कि दिया है, जैसे एक्स ग्रेटर देन 0 दिया तो 0 से इनफाइनाइट में 1 होना चाहिए। आपको क्या पूछा गया था पता है क्वेश्चन में? आपको पूछा गया था कि सर एक्स ग्रेटर देन, आपके पास कितना पूछा गया था? 5, आपको प्रोबेबिलिटी पूछा था। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जब हम बोलते हैं कि आपको ये पूछा गया है, इसका ये मतलब है कि सर मेरे पास एक पीडीएफ था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था? 1/5 e रेस्ट पावर माइनस एक्स बाई 5, एक्स ग्रेटर देन 0। वैसे एक्सपोनेंशियल है, मेरे को पता है पीडीएफ, बट फिर भी अभी मैं यूज नहीं करना चाहता टर्म, अभी तो हम स्टार्ट किए रैंडम वेरिएबल पढ़ना। ये एफ ऑफ एक्स हुआ, ये पता आपके पास ये 1/5 था और ये इनफाइनाइट पे 0 था, दिस वन ऐसा था, और x इक्वल टू 0 पे 1/5 था। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे था हमारे पास, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आपके पास ये था, सपोज करो ये 5 ये, तो आपको ये पूछा गया था, ये एरिया, ये पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, इसलिए आप बोल रहे थे कि आपको ये एरिया चाहिए 5 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर आप ये फाइंड आउट किए और ये आंसर कितना आ गया था? ई इनवर्स, जिसको आप बोलते हैं 0.368, ये आपका आंसर आया था, ये पूछा गया था आप। तो किसी भी पीडीएफ में अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, दैट मींस द एरिया, और जो रेंज दिया वो रेंज, ठीक, ओके सर, इतना हमको दिखना चाहिए।
तो अभी क्या करते हैं अपन कि अभी फिर ये वाले पार्ट को अपन अगली क्लास में करेंगे। आज का छोटा सा ही पार्ट रखा, मैं बेसिक ही बताया आपको कि बेसिक स्टोरी बताया आपको, स्टोरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। आई होप कि आपको स्टोरी ऑफ रैंडम वेरिएबल समझ आ गई। फिर मैं इसके पैरामीटर की बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही कर लूंगा मैं। पैरामीटर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन पढ़ाऊंगा, मतलब मीन पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे का। ऐसा आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा ये, और आपको लगेगा सर अब तो खेल लेंगे उसको, आराम से हम खेल लेंगे, चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, पूरे आईआईटी के प्रोफेसर मिलके कुछ भी पूछ ले, 99.9% श्योर हूं कि कोई कुछ भी पूछ ले। बट स्टोरी ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है? स्टोरी ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है, उसमें आपके पास एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है जिसका पीडीएफ दिया रहता है, और उसका एरिया 1 होता है तो फिक्स है, और कोई प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दैट मींस वो एरिया पूछ रहा है फ्रॉम 5 टू इनफाइनाइट। जब आपको x ग्रेटर देन 5 पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 5, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, जब पूछते समय कैपिटल एक्स ही लिखे रहते, फिर फंक्शन जब आप लिख रहे हो तो स्मॉल एक्स है। तो मैं पहले ही बोला हूं कि इसको किसी बात के लिए परेशान नहीं होना है कि सर यहाँ पे कैपिटल एक्स है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यस सर, यहाँ पे स्मॉल एक्स है सर, यस सर, यहाँ पे स्मॉल एक्स है, यस सर, ये सब स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मैसेज पढ़ रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, और उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अब रैंडम वेरिएबल तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। स्मॉल एक्स तो हम लिखते ही आपके पास, क्योंकि हमको पता ही है कि हमारे पास जो सैंपल जो पॉइंट थे, जो आउटकम्स थे, उसी को रियल नंबर लाइन में हम स्पेसिफाई किए थे। यही होता है आपके पास ये। तो ये आपके पास जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, फंक्शन लिखना चालू कर दे, तो ये सब एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू 0 1 2, तो ये जो स्पेसिफाइड वैल्यूज होती है वो सब एक्स है। कैपिटल एक्स में ये जो 5 है वो स्मॉल एक्स है। ये जो 5 है आपके, ये जो स्मॉल एक्स है, ये जो 5 दिख रहा है, 5 ये एक्स है, ये एक्स है। हमको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं जैसे एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 3 में पहुंचा, और ये आपको पता था इसलिए इसमें ज्यादा मैं दिया नहीं कि आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता है, पीडीएफ पता है, क्योंकि पिछली क्लासेस से पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुका हूँ। इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइज एक टर्म है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई पीडीएफ है तो उसका एरिया 1 होगा, और पीएमएफ है तो उसका टोटल जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होगा। तो पीडीएफ के बारे में आप पढ़ना चालू कर रहे हैं हम कि नॉन नेगेटिव होता है आपके पास, हमेशा 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फिर मैं ये सब बताया आपको कि कैसे लिखने का तरीका होता है आपके पास, लिखने के तरीके में कोई इशू नहीं होना चाहिए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ऐसी बात नहीं की जा सकती, बट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में बिल्कुल बिल्कुल रेंज की बात करेंगे भाई। 1 से लेके 2 बात कर सकते। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता ये 1 से लेके 2, इसमें बात की जा सकती थी, किसमें? इसमें बात की जा सकती थी 1 से लेके 2 तक, इस क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक फाइंड आउट करना, हाँ इसमें बात की जा सकती थी। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन के फॉर्म में दिया आपके पास, तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अगर मैं बोल दूं कि सर मेरे को इसमें 1 से लेके 2 तक फाइंड आउट करना है, तो क्यों नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। इसमें अगर मेरे को बोल दिया जाए कि सर मेरे को निकालना है कि सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा जो भी आपके पास ये फंक्शन होते हैं आपके पास e की पावर 5 e की पावर माइनस x/5 था, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यही था। अब जो मेरे को पता है कि फिगर ये है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एफ ऑफ एक्स है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक्स तो होता है, एक्स एक्सिस तो यही होगा, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी होता है, पी ऑफ एक्स होता है। ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स होता है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स होता है। और जितने 99% क्वेश्चन आते हैं इसी के आते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे 1/5 है। अच्छा मेरे को बोला गया है कि सर क्या निकालना है, तो बोला एक्स इक्वल टू मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 1 से लेके 2, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर ये 1 है, सपोज करो ये 1 है, और ये सर 2 है, मतलब सर मेरे को ये फाइंड आउट करना है, ये 1 से लेके 2 के बीच में ये फाइंड आउट करना है। क्या होगा सर? इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे? अगर मेरे को बोला गया ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2, ये जो 1 और 2 है वो स्मॉल एक्स है, तो इंटीग्रेशन का जो रेंज होगा एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू x1 मतलब कितना 1, और ये x2 मतलब कितना 2, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, भैया इंटीग्रेट कर दो। 1/5 था, इंटीग्रेट किए तो -5 हो गया, और e की पावर -x/5 है, और लिमिट है भैया 2 और 1, -1 बाहर था, जब मैं 2 पुट किया तो e की पावर -2/5 हो गया, और 1 पुट किया तो e की पावर -1/5 हो गया। ध्यान से देखूं तो e की पावर -1/5 माइनस e की पावर -2/5, ये मेरा आंसर है। और ये एरिया आपके पास 1 से लेके 2 तक का एरिया। अगर मैं बोलूं कि ये एरिया कितना है,
ये एरिया, किसी पीडीएफ का एरिया कितना होता है जो प्रोबेबिलिटी से निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीडीएफ, जो पीडीएफ होता है आपके पास की, जो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं वो एरिया होता है। और ये एरिया कितना निकला, e की पावर -1/5 से e की पावर -2/5, ये इतना एरिया निकला। ओके, यस सर। तो यही मैं बात कर रहा था। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हम प्रोबेबिलिटी और यही सब बातें की जाएगी, और फिर कुछ पैरामीटर्स की बात करने वाले थे जो आज नहीं किया अपन। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ, ये मैं एक्सप्लेन किया। तो ये स्टोरी ऑफ रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, स्टोरी ऑफ रैंडम वेरिएबल हो गया। और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी था, नंबर ऑफ हेड्स थे, ये फिगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और हम शुरू से जानते भी, इसलिए हम टॉस वाली बातों को बहुत देर तक बात नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि हम पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ रहे, तो ये हमको टॉसिंग के बारे में अच्छा आइडिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ चुके थे, ये रैंडम वेरिएबल को कैसे असाइन करते। अच्छा, मैं अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, मीन वेरिएंस पे, यही तो पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में, मैं यही पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं यही पढ़ाने वाला हूँ और बहुत देर तक। ठीक है, फिर ये कैसे हम रैंडम वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं इसकी बात किया, ये सब बताया आपको रैंडम वेरिएबल के सिलेक्शन के बारे में। ये सब हम डिस्कस करेंगे, रेले रैंडम वेरिएबल, ये एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, ये सब डिस्कस होगा। अब इसका एरिया निकालने जाऊंगा तो 1 आ जाएगा, आराम से प्रूव कर सकता हूँ इसका एरिया 1 है। आपके लिए होमवर्क क्या हुआ, इस वाले का आप इंटीग्रेट करो 0 से इनफाइनाइट, और इसको इस 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करो और इसका एरिया 1 निकालो। करो भैया, इसको 0 से इनफाइनाइट, इसको करो 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करो, इसका एरिया 1 निकालो। इसका 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करो, एरिया 1 निकालो। इसको 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करो, एरिया 1 निकालो। इसको 0 से a की वैल्यू 0, और इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, a की वैल्यू और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और x की कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब x लिखा नहीं है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करो, इसका एरिया 1 निकालो, तो एरिया 1 आपके पास हो जाएगा। इसको अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तो डील करेंगे। इवन इसको भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि a और b के फॉर्म में आंसर आएगा एक्चुअली। ठीक है, कुछ तो करोगे आप, और ये सब बातें किया मैं। ठीक है, तो ये मैं आपको रैंडम वेरिएबल की एक स्टोरी बताया यार, कि 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इसका मतलब है कि जो पहली क्लासेस, दूसरी क्लास में सर आप सैंपल स्पेस की खूब बातें कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी खूब निकालते थे, हेड टेल डाइस की बात करते थे, खूब प्रोबेबिलिटी की बात करते थे, वो सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थे, बस बोलते नहीं थे, क्योंकि टफ हो जाता अगर उसी दिन से हम रैंडम वेरिएबल टर्मोलॉजी में चले जाते तो बड़ा टफ हो जाता। इसलिए रैंडम वेरिएबल को कई लोग प्रोबेबिलिटी से बाहर पढ़ते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, अब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। बाहर नहीं है, रैंडम वेरिएबल बड़ा स्पेशल बना देता है प्रोबेबिलिटी को। बोल रहा हूं ना, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एआई एमएल कोडिंग की बात चल रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, एमएल की बात कर रहे हैं, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे रैंडम वेरिएबल का अपना अच्छा खासा रोल है। पर ठीक है, चलो आज की क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की बात करूंगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।